तो हाय एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू विशेष शिक्षा चैनल। मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। मेरा नाम यशिका है और आज मैं आप सभी के सामने एक अनोखी सी वीडियो लेके आई हूँ। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि हम ईसा टूल को किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं और ईसा टूल है किन बच्चों के लिए। तो अगर मैं ईसा टूल इस्तेमाल करना चाहती हूँ तो मुझे किस पर्टिकुलर बच्चों पे वो यूज करना है और किस तरीके से उसे इस्तेमाल करना है। इसी तरीके से मैं आज भी आप लोगों के लिए लेके आई हूं एक चेकलिस्ट, यानी कि एफएसीपी चेकलिस्ट के बारे में कि हम कैसे उसको इस्तेमाल कर सकते हैं और कैसे मैं उसे आईडी स्टूडेंट्स पे यानी कि इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड स्टूडेंट्स पे इस्तेमाल करके कहीं ना कहीं स्क्रीनिंग कर सकती हूँ कि इन बच्चों में दिक्कत है। तो चलिए जल्दी से वीडियो को करते हैं स्टार्ट। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई थिंक आपको कर लेना चाहिए, क्योंकि आपको मिल जाएंगी ऐसी सारी वीडियोस, सारी चेकलिस्ट और सारे टूल्स की इंफॉर्मेशन सिर्फ मेरे चैनल पे, जो कि कहीं और नहीं मिल रहे। चलिए, तो आज हम पढ़ेंगे कि एफएसीपी है क्या। पहले हम बात करते हैं कि एफएसीपी है क्या और साथ साथ ये समझते हैं कि एफएसीपी इस्तेमाल किसके लिए करते हैं। तो एफएसीपी हमारे पास फंक्शनल असेसमेंट चेकलिस्ट फॉर प्रोग्रामिंग है। ये जो है हम ज़्यादातर मेंटल रिटार्डेशन स्टूडेंट्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। देखो, अब मेंटल रिटार्डेशन वर्ड हम यूज़ नहीं करते, अब हम इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड बच्चों को ही प्रोनाउंस करते हैं। जब से आरपीडब्ल्यूडी एक्ट ने बताया है कि हमारा एमआर की जगह पे, मेंटल रिटार्डेशन की जगह पे हम उन्हें इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के नाम से बताते हैं या फिर उनको डिनोट करते हैं, तब से हम इसे आईडी ही कह रहे हैं। एफएसीपी हम ज़्यादातर आईडी बच्चों को असेस करने के लिए, उनको छानने के लिए, कि स्क्रीन करने के लिए कि कौन से बच्चे में क्या दिक्कत है, उनके लिए हम ये चेकलिस्ट लगाते हैं। और ये चेकलिस्ट बहुत ईजी टू अंडरस्टैंड है, इतनी ईजी है कि आप इसे नेसेसरी फॉर डेली लिविंग, ईजिली ऑब्जर्वेबल, मतलब आप डेली लिविंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। आप इसे ऑब्जर्व भी इजीली कर सकते हैं और ये एज अप्रोप्रिएट भी है। साथ साथ ये अल्टीमेटली कंट्रीब्यूट करती है लिविंग इंडिपेंडेंट इन द कम्युनिटी। मतलब इतने सारे गोल्स हैं कि अगर मैंने वो गोल्स इंप्लीमेंट करवा दिए अपने आईडी वाले स्टूडेंट्स पे, तो ये बच्चा जो है वो लाइफ वो अपनी लाइफ जो है इंडिपेंडेंटली जी सकता है आगे जाके फ्यूचर में। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे स्टूडेंट्स की ग्रुपिंग कैसे हुई है। ध्यान से देखिएगा, तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है अगर मैं एक एफएसीपी चेकलिस्ट को इस्तेमाल करना चाहती हूँ। काफ़ी वीडियोस मैंने एफएसीपी की चेकलिस्ट पे देखी, मतलब बहुत सारी यूट्यूब की वीडियोस हमने देखी, बट हमें पता चला कि काफ़ी जो टीचर्स थी या काफ़ी जो भी यूट्यूबर्स हैं, वो सिर्फ ये बता रहे हैं कि एफएसीपी है क्या, किसने बनाई, कब बनी, क्यों बनी और किस पे इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर किसी ने इस्तेमाल करके नहीं दिखाई। तो यही आज की वीडियो में मैं आपको इस्तेमाल करके भी दिखाऊंगी कि एफएसीपी में किस तरीके से इस्तेमाल कर सकती हूँ। अब देखिए, अगर मुझे ग्रुपिंग करनी है किसी भी स्टूडेंट्स की, तो यहाँ चेकलिस्ट में ग्रुपिंग किस तरीके से दे रखी है स्टूडेंट्स की। यहाँ पे सबसे पहला बच्चा प्री प्राइमरी का होगा, देन प्राइमरी 1 का होगा, फिर प्राइमरी 2 का, सेकेंडरी का, प्री वोकेशन 1 एंड प्री वोकेशन 2। और जो केयर ग्रुप होगा वो एक ऐसा ग्रुप होगा जो बिल्कुल प्रोफाउंड उनकी डिसेबिलिटी होगी। हमने कैटेगरीज भी पढ़ी थी, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, राइट, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर एंड प्रोफाउंड। तो जो बच्चे बिल्कुल प्रोफाउंड होंगे उनके लिए केयर ग्रुप में दी गई है कि क्या क्या एक्टिविटीज उनको सिखानी चाहिए। द ग्रुपिंग इज डन बेस्ड ऑन द एबिलिटी, उनकी एबिलिटी और क्रोनोलॉजिकल एज, राइट, उनकी एज के अकॉर्डिंग और उनकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग उनको ग्रुप किया गया है। प्रिंसिपल रखा है कि जीरो रिजेक्शन इन द माइंड, हम किसी को भी रिजेक्ट नहीं करेंगे, जीरो रिजेक्शन पे बनाया गया है। और ये ज्यादातर एफएसीपी इस्तेमाल होती है 3 to 14। अब आप कहेंगे क्या ये वीडियो मुझे देखनी चाहिए तब जब मुझे एफएसीपी यूज करना है? नहीं, अगर आप डिप्लोमा कर रहे हैं या फिर बैचलर्स कर रहे हैं स्पेशल में, तब भी आप ये एफएसीपी की वीडियोस देख सकते हैं, जिसमें आपको काफी चीजें सीखने को मिलेंगी और आपका थ्योरी पोर्शन भी मैं यहीं करवा रही हूँ। अब हम बात करते हैं प्री प्राइमरी में। तो प्री प्राइमरी में एक ऐसा ग्रुप है जो कि 3 से 6 साल के बच्चों को कैटर करता है। वो उसके अंदर कुछ डोमेन्स है जो कि मैं आपको बता रही हूँ पर्सनल,
डोमेन्स भी डिवाइडेड है। अब जैसे आप कहेंगे डोमेन क्या होता है, हर एक बच्चे को मुझे होलिस्टिक डेवलपमेंट करानी है, मुझे हर प्रकार से उसका विकास करवाना है, चाहे वो पर्सनल हो या फिर वो सामाजिक हो या फिर वो भावनात्मक हो, राइट। तो ये सारी विकास मुझे करवाना है, इसीलिए मैं उसका डोमेन लेके चलूंगी पर्सनल, कि वो अपने खुद से कपड़े पहन पा रहा है, खुद के लिए वो एक्टिविटीज कर पा रहा है, क्या वो इंडिपेंडेंट है, सोशल क्या वो सामाजिक विकास कर पा रहा है, क्या वो सोशली एक्सेप्टेंस है या फिर वो बात कर पा रहा है सोशली, अकेडमिक क्या वो पढ़ाई में उतना कैपेबल है 3 से 6 साल की उम्र में, और ऑक्यूपेशनल मतलब वो जो जिस तरीके से क्या वो छोटी मोटी चीजें कर पा रहा है, पी को खोल पा रहा है, मटर को छिल पा रहा है, या फिर वो चाय बना पा रहा है, या फिर वो शिकंजी बना पा रहा है। तो ये ऑक्यूपेशनल जो कि आगे जाके आपके वोकेशनल में टर्न हो जाएंगे। तो प्राइमरी 1 में बात करें तो 80% जो है स्टूडेंट अगर 80% प्री प्राइमरी में अचीव कर लेता है, ध्यान से सुनेगा, इसका मतलब क्या है कि अगर मेरे पास एक बच्चा है 3 से 6 साल की उम्र का, मैंने प्री प्राइमरी में रखा, उसने सारे गोल्स कंप्लीट कर दिए 1 से 2 साल में, अब मैं देखती हूँ क्या उसने 80% अचीवमेंट की थी प्री प्राइमरी में, तभी जाके मैं उसे प्रमोट करूंगी प्राइमरी 1 लेवल पे। समझ रहे हैं आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपको जाननी चाहिए। हाँ, तो एंड द एज ऑफ द स्टूडेंट्स एंटरिंग इन दिस एज, अगर आप कोई बच्चा लेके आ रहे हैं, आपने प्री प्राइमरी में सीधा नहीं डाला, आप देख सकते हैं अगर वो 7 साल का बच्चा है तो आप सीधा उसे प्राइमरी 1 की एक्टिविटीज लगाएंगे। जैसे कि सपोज कीजिए मेरे पास एक स्टूडेंट है जिसका नाम रिद्धिमा है और मैं उस बच्चे को लेके आई हूँ, वो 7 ईयर्स की है, तो मैं सीधा प्राइमरी 1 पे जाके उसके लिए गोल सिलेक्ट करूंगी। अगर वो वाले गोल्स वो कर पा रही है सारे, देन मैं प्राइमरी 2 पे जाऊंगी, और अगर वो प्राइमरी 1 के भी नहीं कर पा रही तो मैं प्री प्राइमरी पे जाऊंगी। फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा 7 ईयर का, उसने अगर 60% इवेल्युएशन किया था प्राइमरी में, राइट, ही मे कंटिन्यू इन द सेम क्लास फॉर द लॉन्गर टाइम एंड सी वेदर ही और शी कैन अचीव द सेड पास क्राइटेरिया 80%। अगर उसने प्राइमरी में 60% इवेल्युएशन में कंटिन्यू कर दिया था, तो आपको देखना है क्या ये क्राइटेरिया कर पा रही है, ये क्या 80% क्रॉस कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है। इसी तरीके से प्राइमरी 2 के अंदर जब तक बच्चा 80% नहीं कर पाता, हु डू नॉट अचीव 80% इन द चेकलिस्ट लेवल इवन आफ्टर 8 आर प्लेयर्स इन द, अगर कोई बच्चा 80% भी नहीं कर पा रहा है, चाहे वो 8 साल के बाद का भी है, तब भी हम उसे प्राइमरी 2 में कर देते हैं, राइट। तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, परसुएमली देयर आर चिल्ड्रन विद लो फंक्शनिंग एबिलिटी, कुछ कुछ बच्चे होते हैं जो फंक्शन नहीं कर पाते हैं। ये जो ग्रुप है प्राइमरी 2, ये कैटर करता है 8 से लेकर 14 साल के बच्चे। व्हेन दे अचीव 80% ऑफ द आइटम्स इन द प्राइमरी 2 चेकलिस्ट, दे में प्रोमोटेड टू द प्री वोकेशनल सेकेंड। अब आप समझ पा रहे होंगे क्या करना है मुझे। देखिए, आप अगर यहाँ पे प्राइमरी 2 में बच्चे ने अचीवमेंट कर ली, प्राइमरी 2 में भी ये पास हो गया, 80% इसने कर लिया, तो ये प्रमोट कर दिया जाएगा प्री वोकेशनल सेकंड में। इन सम केसेस दे में अचीव 80% बिफोर द एज ऑफ 14 ईयर्स एंड मे बी प्रमोटेड टू द सेकेंडरी ग्रुप। अब 14 साल का भी नहीं हुआ बच्चा, मगर उसने पहले ही 80% जो है वो क्या कर ली, अचीवमेंट कर ली, तो मैं उसे सेकेंडरी ग्रुप में ले जाऊंगी, क्योंकि सेकेंडरी ग्रुप भी जो है वो 11 से 14 साल को इंक्लूड करता है, राइट। दे विल प्रमोट टू द प्री वोकेशनल लेवल 11 अगर बच्चे का 80% से कम है, बच्चा 15 साल का है, ये कुछ क्राइटेरियाज है जो आपको ध्यान देने वाले हैं, तो वो बच्चा प्री वोकेशनल लेवल 2 में क्या करेगा, फॉल करेगा या फिर प्रमोटेड हो जाएगा। सेकेंडरी जो है बेसिकली ये वो वाले स्टूडेंट है जो कि बोथ प्राइमरी 1 और प्राइमरी 2 से प्रमोट होके आते हैं, वो सेकेंडरी में ही आते हैं। अगर आपने 80% अचीवमेंट कर ली है अकेडमिक एरिया में, द स्टूडेंट विल बी प्रमोटेड टू द प्री वोकेशनल 1 एंड दोज हु अचीव द लेस देन 80% विल बी प्रमोटेड टू द प्री वोकेशनल सेकेंड। जिन्होंने 80% अचीवमेंट कर ली है, हम उन्हें अकेडमिक एरिया में ले जाते हैं, उनको हम प्री वोकेशनल 1 पे ले जाते हैं, और जिन्होंने 80% नहीं की है, उससे कम की है, तो हम उसे प्री वोकेशनल सेकंड में ले जाते हैं। ये हमारा सेकेंडरी ग्रुप का क्राइटेरिया है कि सेकेंडरी ग्रुप में अगर 80% से कम है तो हम इस तरफ लेके जाएंगे, और 80% से ज्यादा है तो हम प्री वोकेशनल सेकंड में लेके जाएंगे। अब हम बात करते हैं प्री वोकेशनल 1 और प्री वोकेशनल सेकंड की।
देखो, इसमें जो है हमारे पास कौन से ग्रुप के स्टूडेंट्स आते हैं, 15 टू 18 के स्टूडेंट्स, और एक ऐसे बच्चे जिनको हम प्रिपेयर कर रहे होते हैं वर्क स्किल के लिए, जो कि आगे जाके डोमेस्टिक एक्टिविटीज करेंगे, वो इंडिपेंडेंट होंगे और खुद से कहीं ना कहीं वो अर्निंग स्टार्ट करेंगे फॉर देयर लाइवलीहुड, राइट। तो यहाँ पे प्री वोकेशनल 1 और 2 में मेजरली हमारे पास 15 से 18 साल के बच्चे आते हैं। हाउएवर द कंटेंट कवरेज अंडर द अकेडमिक एरिया विल बी मिनिमल और द नीड बेस्ड फॉर द प्री वोकेशनल सेकेंड। जो अकेडमिक का कवरेज है, बेसिकली अकेडमिक में जो जो हमें आइटम्स दे रखी हैं वो बिल्कुल मिनिमल है और बिल्कुल बेस्ड की गई है वो प्री वोकेशनल सेकेंड ग्रुप के लिए। मेंटली रिटार्डेड स्टूडेंट, जो बच्चे मेंटली रिटार्डेड होते हैं 18 साल से अगर वो ऊपर है, तो वो वोकेशनल ट्रेनिंग पे ही ज्यादातर जाते हैं, राइट। अब हम उन्हें नहीं पढ़ा सकते कि ABCD किस तरीके से पढ़ेंगे, लिखाएंगे किस तरीके से, किस तरीके से उनको अपने नाम की स्पेलिंग लिखनी है, बट द थिंग इज वी विल गिव वोकेशनल ट्रेनिंग टू दैट पर्टिकुलर स्टूडेंट्स जो कि 18 से ऊपर हो चुके हैं। तो वो जो है उनको समेटिव इवैल्यूएशन रिपोर्ट्स दी जाएगी, और ये करिकुलम जो है वो चेकलिस्ट से कवर नहीं हो पाता वोकेशनल एरिया का। तो यहाँ पे बेसिकली हमें 8 साल से लेकर, कहाँ तक से स्टार्ट हुआ हुआ है, 3 साल से लेकर हमारे 18 साल तक के बच्चों को कवरेज दे रखी है अलग अलग ग्रुप में। और अभी जो मैं फ्लो चार्ट आपको दिखाने वाली हूँ उससे आपको इजीली पता चल जाएगा कि जो मेरे पास स्टूडेंट है वो किस ग्रुप में फॉल करता है। अगर मैं बात करूँ केयर ग्रुप में, ये वो बच्चे हैं जिनकी बहुत लो एबिलिटी है, जो बेड रिडन है या फिर परफाउंडली रिटार्डेड है, राइट। जो कि मैंने आपको बताया था हमारे पास 4 टाइप्स होते हैं, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर एंड देन प्रोफाउंड। तो जो प्रोफाउंडली रिटार्डेड होते हैं उनको हम केयर ग्रुप में रखते हैं, और इनकी जो चेकलिस्ट, जो आइटम्स हैं, जो हमें चीजें दे रखी हैं इस चेकलिस्ट में, उनको ज्यादातर फोकस किया हुआ है किस चीज पे, बेसिक स्किल्स पे, कि उनको ड्रिंकिंग करना आ जाए, उनको ईटिंग करना, टॉयलेटिंग, और साथ साथ मोटर मूवमेंट और कम्युनिकेशन भी वो इम्प्रूव कर सके। ये सारी चीजें जो हैं वो पेरेंट्स और केयर टेकर को डिफिकल्टी आती है ये सारी चीजें करने में, और बच्चे को स्कूल तक जाने में भी दिक्कत आती है। तो ये सारी प्रिपरेशन के लिए केयर ग्रुप जो है वो दिया हुआ है FACP चेकलिस्ट में। अब हम देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास एक फ्लो चार्ट दे रखा है। बेसिकली ध्यान से देखिएगा, अगर एक बच्चा जो है प्री प्राइमरी में इन्वॉल्व करता है, मेरे पास एक स्टूडेंट है, लेट्स सपोज कि वो 4 ईयर का है, तो मैं उसे किस पर्टिकुलर ग्रुप में डालूंगी, दैट वुड बी प्री प्राइमरी। और अगर एक बच्चा है जो कि 9 साल का है, उसको मैं प्राइमरी 1 में डालूंगी, या फिर अगर मैं उसको प्राइमरी 2 भी डाल सकती हूँ अगर उसने बहुत अच्छी तरीके से अचीवमेंट कर ली है 80% की। अब आप देख सकते हैं कि प्री प्राइमरी में बच्चा अगर 80% से ज्यादा लाता है तो मैं प्राइमरी 1 में डालती हूँ, अगर वो 80% से कम लाता है मैं प्राइमरी 2 में डालती हूँ, और इसी तरीके से अगर बच्चा 80 से ज्यादा ले आता है प्राइमरी 1 में, मैं सेकेंडरी में डालती हूँ। और इसी तरीके से हमारा फ्लो चार्ट पूरा का पूरा चलता रहता है। वोकेशनल ट्रेनिंग जो कि 18 साल के बाद होती है, बच्चा एम्प्लॉयमेंट के लिए ओपन हो जाता है, उसको सेल्फ सपोर्टेड एम्प्लॉयमेंट दी जाती है। और अगर हम बात करते हैं केयर ग्रुप की, जो कि बिल्कुल सेपरेटेड है, वो सेपरेट ग्रुप है जहां पे बच्चे प्रोफाउंड रिटार्डेशन के होते हैं, जिनको बहुत ज्यादा जरूरत होती है ड्रिंकिंग, ईटिंग, बिल्कुल बेसिक स्किल्स सिखाई जाती है। और ये जो है वो केयर टेकर के द्वारा ही प्रिपरेशन होती है कि ये स्किल्स जो है वो मेंटेन रहे। जो उनके साथ केयर टेकर या पेरेंट्स होते हैं वो इनकी हेल्प कराते हैं। तो आई होप आपको इतना तक समझ आ गया होगा, और ये था हमारा इंट्रोडक्शन FACP का, राइट। तो यहाँ पे हम किस तरीके से बच्चे की स्कोरिंग करते हैं ये भी FACP ने ही बताया हुआ है। जब हम चेकलिस्ट को अप्लाई करेंगे उससे पहले हमें ये जानना चाहिए कि हम स्कोरिंग किस तरीके से करें, और असेसमेंट और इवैल्यूएशन मुझे किस तरीके से करनी है। तो अगर मैं बात करूं फ्रीक्वेंसी ऑफ असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन, क्या फ्रीक्वेंसी रहेगी, कितने कितने महीने बाद, कितने कितने साल बाद मुझे फिर से असेसमेंट या फिर इवैल्यूएशन करना है। तो आइडली ऑन एडमिशन हर एक बच्चे को असेस किया जाता है। हम डाटा रिकॉर्ड कर लेते हैं एंट्री लेवल पे। मैं एंट्री लेवल पे जब बच्चा मेरे पास एडमिशन के लिए आया है, मैं एंट्री लेवल पे वो सारे रिकॉर्ड कर लूंगी, कौन कौन सी वो एक्टिविटी कर पा रहा है, कौन सी नहीं कर पा रहा है, किस में उसको प्रॉम्प्ट की रिक्वायरमेंट है, किस में उसे सिर्फ क्लूज चाहिए,
चाहिए, ये सारी चीज़ें। द चेकलिस्ट प्रोवाइड फॉर द पीरियोडिक इवैल्यूएशन, हर एक पीरियड के बाद जो है इवैल्यूएशन जर्नल है। जर्नली टीचिंग गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव आर सेट क्वार्टरली, ज़्यादातर हर एक 3 महीने के लिए हमारे गोल प्रिपेयर किए जाते हैं। एफएसीपी हमें गोल में भी बनाने में भी हेल्प करता है, ठीक है। तो हर एक क्वार्टर के बाद जो है बच्चे का इवैल्यूएशन होता है, और हम ये मान के चलते हैं कि 3 साल तो बच्चा लेगा फॉर द गिवन लेवल, राइट। वो सारी चीज़ें हम अपने असेसमेंट और इवैल्यूएशन डाटा को रिकॉर्ड करते हैं, मे बी 3 साल के लिए या 3 साल से ज़्यादा भी। अब हम बात करते हैं स्कोरिंग की। मैं स्कोर किस तरीके से करूँगी, मेरे पास डोमेन्स आ गए हैं। अब डोमेन्स किसी किसी लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा कि डोमेन्स क्या होते हैं। डोमेन्स मतलब जिस एरिया में हम बच्चे का विकास करवाते हैं, डेवलपमेंट कराते हैं, वो भी एक अलग अलग एरिया होता है, अलग अलग जगह पे उसका विकास होता है। जैसे कि सोशल एक जगह विकास अगर मैं करवा रही हूँ, सामाजिक विकास करवा रही हूँ, तो ये एक डोमेन है। सोशली उसका विकास करवाना ये एक डोमेन है। अकेडमिकली पढ़ाई में उसका विकास करवाना वो भी एक डोमेन है। तो ये सारे डोमेन्स होते हैं। डोमेन्स के अंदर आइटम्स आते हैं कि क्या क्या चीज़ें वो कर पा रहा है। क्या सोशल में वो दूसरों को हाय हेलो कर पा रहा है, क्या वो सोशल में बच्चों के साथ बातचीत कर पा रहा है, क्या वो सोशल में खेल पा रहा है बच्चों के साथ। तो ये सारे आइटम्स हैं जो कि हम करेंगे। अब आइटम में मैं स्कोर कैसे करूंगी, राइट। मैं उसको येस दूंगी या फिर वर्बल प्रॉम्प्ट दूंगी, क्या किस चीज़ों में। तो ये स्कोरिंग करनी भी मस्ट है। किस तरीके से स्कोरिंग होगी, अगर मैं बात करती हूँ कि वो बच्चा, अगर मैं उस बच्चे पे यस या फिर प्लस का साइन दे दूंगी, तो ये मतलब है, ठीक है, आर काउंटेड एज अ पॉइंट, ये पॉइंट के तौर पे काउंट किए जाते हैं। वाइल द अदर्स सच एज पीपी फिजिकल प्रॉम्प्ट, वीपी वर्बल प्रॉम्प्ट एंड एनी जो कि एलिजिबल नहीं है या नॉट एक्सपोज्ड है, राइट, नोटेड बट नॉट काउंटेड फॉर पॉइंट्स। तो पॉइंट्स में हमारा सिर्फ प्लस और यस ही काउंट किया जाता है, ना कि पीपी, वीपी और any. As the ultimate aim to achieve the independence of the given activity area, those activities the child performs independently or with the occasional clue only will be considered for the qualifying into the scores. जो बच्चा क्ल्यू थोड़े बहुत लेके कर रहा है या फिर वो पूरी अच्छी तरीके से इंडिपेंडेंटली वो एक्टिविटी खुद करता है, हम उसी को ही काउंट करते हैं, ना कि ये वीपी और पीपी एंड देन एनी को। द आइटम्स मार्क्ड एज एन ए, अगर मैं किसी पे एन ए मार्क करती हूँ, नॉट एप्लीकेबल, इसका मतलब ये होता है कि टोटल आइटम्स में से मैं उसको डिलीट कर रही हूँ, राइट। सिमिलरली स्पेसिफिक आइटम्स एडेड शुड बी इंक्लूडेड, जो भी एडेड होते हैं उसको हम इंक्लूड कर सकते हैं। किसी चीज़ को हमें इंक्लूड करना है, कोई आइटम मुझे और भी इंक्लूड करनी है, तो उसके लिए भी एफएसीपी जगह देता है, आप उसमें लिख सकते हैं। अचीवमेंट ऑफ 80% ऑफ द आइटम, अगर मैंने चेकलिस्ट में से 80% तक आइटम्स जो है वो अचीव कर ली है, तो मैं अपने एक लेवल से नेक्स्ट हायर लेवल पे जाऊंगी। फॉर एग्जांपल, अगर एक बच्चे ने 80% अचीव किया है प्री प्राइमरी में, तो उसको मैं प्राइमरी लेवल पे क्या करूंगी, क्वालिफाई या प्रमोट करूंगी। फर्दर देयर मे ओकेजन वेयर अ चाइल्ड मे नॉट मीट द क्राइटेरिया इवन आफ्टर 3 years, अगर 3 साल तक भी बच्चा नहीं कर पा रहा, 80% भी अचीव नहीं कर पा रहा, फाइंड आउट इन विच स्पेसिफिक एरिया ही has problem and what is due to such as motor impairment। हम देखेंगे कि किस चीज़ में बेसिकली दिक्कत आ रही है, जो बच्चा आगे बढ़ ही नहीं पा रहा। शायद मोटर इम्पेयरमेंट है, लर्निंग एबिलिटी में कुछ इशू है, या फिर लोअर मेंटल एबिलिटी है, क्या चीज़ें हैं। और ये सारी चीज़ें, दिस इट इज़ हाउएवर क्वेश्चन हियर, द पुअर टीचिंग शुड नॉट रिफ्लेक्ट ऑन द चाइल्ड्स लैक ऑफ प्रोग्रेशन। हमें अपनी जो टीचिंग है वो भी बहुत अच्छी तरीके से करनी है, अदरवाइज बच्चे का प्रोग्रेस कहीं ना कहीं लैक ना हो, लर्निंग जो है वो इनएबिलिटी ना हो जाए, इसीलिए हमें अपनी तरफ से भी बिल्कुल बेस्ट देना है। अब हम बात करते हैं रिक्रिएशन एक्टिविटी में। रिक्रिएशन भी एक तरीके का डोमेन है, राइट। सारे डोमेन में हम पीपी, वीपी, एनी, ये सारी चीज़ें ही स्कोर करेंगे, प्लस यस, इस तरीके से। बट एक डोमेन आता है रिक्रिएशन, इसमें हम किस तरीके से स्कोरिंग करते हैं, इसकी अलग स्कोरिंग होती है। आइटम लिस्ट अंडर रिक्रिएशन नीड नॉट टू बी काउंटेड, क्वालिफिकेशन, उसको कहीं भी क्वालिफाइड करने की, क्वांटिफाई करने में, काउंटिंग करने में कहीं भी इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। बस उसके लिए हम स्कोरिंग किस तरीके से करेंगे, देखिए, ए मैं तब मार्क करूंगी जब बच्चा इनिशिएटिव लेता है और पार्टिसिपेट करता है इफेक्टिवली, बच्चा खुद से कोशिश कर रहा है, खुद पार्टिसिपेट करता है बढ़िया तरीके से। बी मैं तब करूंगी जब बच्चा जो है वो
पार्टिसिपेट व्हेन अदर इनिशिएट, कि बाकी बच्चे इनिशिएट करना स्टार्ट करते हैं तब बच्चा इनिशिएशन स्टार्ट करता है, खुद से करना कोशिश करता है तब, जब बाकी सब करते हैं। सी मैं तब करूंगी कि अपने आप को इन्वॉल्व तो कर रहा है मगर उसे पता नहीं है कि चल क्या रहा है गेम में, वो इन्वॉल्व है मगर वो अवेयर नहीं है रूल्स के बारे में। ठीक है। डी मैं तब करूंगी जब वो इंटरेस्ट के साथ सिर्फ देख रहा है मगर वो इन्वॉल्वमेंट नहीं दे रहा। और ई मैं तब करूंगी या तो वो इन्वॉल्व वो इंटरेस्टेड नहीं है, मन नहीं है। और एंड ई मैं तब करूंगी कि हमने कभी उसे ये वाली एक्टिविटी खिलवाई ही नहीं, हमें नहीं पता ये इस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट और किस तरीके से करेगा। अब हम बात करते हैं कि हमें किस तरीके से चेकलिस्ट को फिल करना है और किस तरीके से क्या क्राइटेरियाज होते हैं जिसमें हम अपने FACP को फिल करते हैं। अब यहाँ हम एक एग्जाम्पल लेके करेंगे, इस पर्टिकुलर चेकलिस्ट को फिल करेंगे। लेट्स सपोज कि अब मुझे किसी एक बच्चे के लिए FACP को यूज़ करना है, वो टूल मुझे यूज़ करना है और साथ साथ मैं उस बच्चे की इंफॉर्मेशन जो है या फिर उसके लिए गोल्स डिसाइड करना चाहती हूँ। अब ये मैं कैसे करूँगी, तो चलिए एक बारी देखते हैं। सबसे पहले मैं उस बच्चे का नाम लिखूँगी जो कि है स्नेहा। ठीक है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन ID विद मैं लिखना चाहूँगी डाउन सिंड्रोम है, राइट। और एज और जो उसकी सेक्स है वो आपके पास आ जाएगा 22 या फिर आप 12 ईयर लिख सकते हो। अच्छा अब देखिए 12 ईयर है, ऐसे मैं बिल्कुल ऐसे नहीं लिख सकती, प्री प्राइमरी का बच्चा है तो वो बच्चा छोटा ही होगा, तो मैं यहाँ पे 5 साल लेके चल रही हूँ और फीमेल उसका जो है वो जेंडर है, राइट। अब अगर मैं बात करती हूँ डेट ऑफ एवेल्युएशन की, तो यहाँ पे हम फर्स्ट ईयर की एंट्री लेके चलते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद सेकेंड ईयर की, फिर उसके बाद थर्ड ईयर की, तो ये हम जो है भरेंगे। यहाँ पे हम डेट लिख देंगे, आज की डेट जो कि है 5 तारीख, और इस तरीके से जो है हम इसका इवेल्युएशन करना स्टार्ट कर रहे हैं। अब बिल्कुल ध्यान से देखिएगा किस तरीके से हम बच्चे को हम किस तरीके से बच्चे का ये परफॉर्मा जो है वो फिल करेंगे और बच्चे को और इजीली जो है गोल्स मिल जाएंगे, बहुत इजी हो जाएगा ये। आप देखिएगा ज़रा। ओके तो चलिए ध्यान से देखिए यहाँ पे आपको किस तरीके से किस क्राइटेरिया में भरना है। यहाँ पे C इज फॉर द ओकेशनल क्लू, अगर बच्चा जो है वो कभी कभार क्लू लेता है तब आप C लिखेंगे। NA अगर नॉट एप्लीकेबल है। नो एक्सप्लोजर, PP फॉर प्रॉम्प्टिंग, वर्बल प्रॉम्प्टिंग या फिर GP, इस तरीके से मैं भरूंगी। तो मैं मान के चल रही हूँ कि बच्चा जो है वो च्यू कर लेता है, चबा लेता है खाना, मैं उसे वर्बल प्रॉम्प्ट देती हूँ, इसमें भी मैं वर्बल प्रॉम्प्ट देती हूँ, मैं इसको PP देती हूँ। और यहाँ पे वो पॉटी या फिर वो यूरिन करने के लिए सिट ऑन द पॉटी और स्क्वाट फॉर टू पास यूरिन, वो खुद बैठ जाता है, टॉयलेट भी खुद चला जाता है, पैंट भी खुद ही टेक ऑफ कर लेता है। काफ़ी चीज़ों में मैं VP PP इस तरीके से जो है अपना भर दूंगी। लेट्स सपोज किसी किसी चीज़ में मैंने कभी एक्सपोजर नहीं करवाया, मुझे नहीं पता, राइट, तो मैं यहाँ पे नॉट एक्सपोजर कर दूंगी। किसी किसी में मैं PP जो कि फिजिकल प्रॉम्प्ट, VP PP इसी तरीके से मैं भरूंगी। ये एक अजम्पशन मैं लेके चल रही हूँ। अब मैं यहाँ पे VP PP और यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव, यहाँ आ जाएगा क्या, अगर मैं GP देती हूँ मैं GP लिख दूंगी, राइट। अब हमने स्कोरिंग में ध्यान से देखिए, हमने स्कोरिंग में पढ़ा था हम सिर्फ प्लस वाली आइटम को ही मान के चलेंगे। ये मेरा पर्सनल हो गया। तो जब मैं अपने पर्सनल की बात करती हूँ तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, अब मैं यहाँ पे भरूंगी पर्सनल के लिए जो भी मुझे पर्सनल में मिला है, मैं सारा इसमें इस पेज पे भरूंगी, ये आपको प्रोवाइड किया जा रहा होगा। पर्सनल पे मुझे VP PP इस तरीके से मुझे लिखना है, VP PP प्लस 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 VP PP प्लस प्लस NE PP VP PP, ये सारा मैं भर दूंगी। यही एंट्री लेवल है तो यही मेरा क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म का भी होगा, है ना। ये जो मैंने किया है ये मैंने अभी ऑब्जर्वेशन के लिए किया है, फर्स्ट टर्म का भी होगा। तो यही चीज़ बिल्कुल मैं सेम टू सेम जो है फर्स्ट टर्म में भी लिख दूंगी, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम, राइट। और इस तरीके से ये हम इसको भर देंगे। फिर अगले 3 महीने बाद हम इसको भरेंगे जो कि है सेकेंड टर्म वाला, राइट।
ये वाले को, देन फिर उसके बाद थर्ड टर्म वाले को। अब अगर मैं बात करती हूँ, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, इसको हमें किस तरीके से सॉल्व करना है। सोशल हमारे स्किल्स आएंगे, आप बिल्कुल उसी तरीके से वी पी 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 पॉजिटिव 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 लेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जितने प्लस आए हैं उसको मैं गिनूंगी, 1 2 3 4 5 6, और टोटल कितने थे, 19 थे, जिसमें से मुझे 6 में प्लस मिला। तो मैं एंट्री लेवल में लिखूंगी 6/20, या फिर 19 थे तो 19 लिखेंगे, 6/20, और जो भी आपका परसेंटेज बन रहा है वो उस तरीके से आप करेंगे, राइट। तो 6/20 मतलब 20 थे, और मैंने एंट्री लेवल पे 6 लिखा है। इसी तरीके से सोशल में शायद कितने प्लस आ जाएंगे मेरे पास, लेट्स सपोज कि मेरे पास 10 आ जाएंगे, और ये टोटल मेरे पास कितने हैं, 30 है। 10 में मेरे पास टोटल प्लस आ गए हैं, इसमें मेरे पास अकेडमी में 0, या फिर आप मान के चलिए कि बच्चे को 6 मिले हैं, 12 अकेडमिक के आइटम्स थे और 6 मिले हैं। बिल्कुल इसी तरीके से लिखेंगे। ऑक्यूपेशनल में जो है वही 10 में से उसको जो है 2 में मिले हैं। अब आप पूरा टोटल करेंगे डिनोमिनेटर का सारा 20 30 12 10, जब आप इसे ऐड करेंगे तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 50, और 22 आपके पास आ जाएगा 72। टोटल 72 है। अब आप सारे प्लस वाले को प्लस करेंगे, 6 10 16, फिर उसके बाद 8 आ जाएगा 24। अब आप यहाँ से एक परसेंटेज निकालेंगे, दैट वुड बी ऑफ 24/72। एक परसेंटेज प्रतिशत निकाल के आप यहाँ पे लिख देंगे अपने परसेंटेज को, राइट। तो इस तरीके से जो है आप अपना परसेंटेज या फिर अपना परफॉर्मेंस लेवल जो है लास्ट में भर सकते हैं, आफ्टर डूइंग ऑल द डोमेन्स और द आइटम्स ऑफ सोशल, एकेडमिक, ऑक्यूपेशन और पर्सनल। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको परसेंटेज में लिखना है ये सारी चीज़ें, तो आप इसे परसेंटेज में भी लिख सकते हैं, आप इसे 100% से कर दो। देखो एक और तरीका मैं आपको समझाती हूँ। तो जैसे मान के चलिए 6/20 था, मैं इसे 100 से कर देती हूँ, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, ये मेरे पास 30% आ जाएगा। तो मैं इसे 30% लिख देती हूँ, ये मेरे लिए और इजी हो जाएगा। अगर मुझे ये मिला था कितना, 10 अगर ये 10/20 था, और मैं फिर से 10 प्लस मिले हैं मुझे, और 20 टोटल उसके आइटम थे, 100 से मल्टीप्लाई करूँगी, ये मेरे पास मिल जाएगा कितना, 50%। तो यहाँ पे मैं 50% लिख दूँगी। आई होप आप समझ रहे होंगे। इसी तरीके से ये शायद 60% बैठेगा, और इसी तरीके से ये 15% बैठेगा। तो ये टोटल हमारा कितना बैठ गया, अगर आप ध्यान देंगे तो ये मेरे पास बैठ जाएगा 80, और 80 ये 60, मेरे पास कितना आ जाएगा, 140। और ये मेरे पास इसी तरीके से 15 को भी ऐड कर देंगे, और टोटल परसेंटेज आप लिख देंगे। फिर आप हर टर्म अकॉर्डिंग जो है इसके लिए बनाएंगे, राइट। तो आई होप आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि किस तरीके से मैं एफएससीबी को फिल कर सकती हूँ बच्चे के लिए। और गोल भी ढूंढने में ये बहुत हेल्पफुल है कि लेट्स सपोज मेरा बच्चा जो है वो 5 से 6 साल का है, सोशल स्किल्स मुझे सिखानी है, मुझे समझ नहीं आ रहा मुझे क्या गोल लेने चाहिए, तो मैं यहाँ पे कोई भी एक गोल जो है वो ले लूँगी बच्चे की हेल्प के लिए, राइट। जैसे कि ग्रीट टीचर और एल्डर्स इन द स्कूल, मैंने ये गोल ले लिया। इसी तरीके से मैं लेना चाहती हूँ एकेडमिक में गोल, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं बच्चे के लिए क्या गोल लूँ, इसीलिए मैं यहाँ पे बच्चे को ले रही हूँ कि बच्चा जो है कलर विद क्रियॉन्स विद अ गिवन डायग्राम। तो ये गोल्स लेने में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, गोल लेने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है आपका क्या, एफएससीपी। तो आप एफएससीपी सिर्फ ना ही चेकलिस्ट असेसमेंट के लिए यूज़ कर सकते हो, आप गोल बनाने के लिए भी काम कर सकते हो। तो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, सारी चीज़ें 1 to 1 समझाई है। कोई भी चीज़ में डाउट होगा, कुछ भी चीज़ आप चाहते हैं मैं उस पर्टिकुलर चीज़ पे वीडियो बनाऊँ, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे, और मिलते हैं इसी तरीके से नई वीडियो में।